Hello everyone, I am Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इसके एनसीईआरटी एग्जाम क्लास में जो क्वेश्चंस है जैसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इट्स बेसिकली अबाउट बायो एंड मॉलिक्यूल, राइट? मतलब बायो मतलब लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि जैसे छोटे छोटे पहले हो गए एटॉम्स, राइट? आपने पढ़ा सबएटॉमिक पार्टिकल्स, उससे मिलके बने एटॉम्स। एटॉम मिलके बना रहे मॉलिक्यूल्स, है ना? लाइक CO2 जैसे एक मॉलिक्यूल है ना? H2O एक मॉलिक्यूल है। वैसे ही हम बायोमोलिक्यूल्स देख रहे हैं। इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं? बीट कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। तो बेसिक ब्रीफ आपको अगर पता है तो वी कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि इट इज सेड दैट elemental composition of living organisms and that of inanimate objects like earth's crust are similar in the sense that all the major elements are present in both. देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स? तो ऐसा बोला जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है और जो एक आर्थ क्रास्ट या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठाना जो लिविंग नहीं है ना, बहुत सी चीजें दोनों में सिमिलर मिलता है। बट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्हें डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे बोला गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड देन अर्थ क्रस्ट, इट इज ऑब्वियसली नॉट राइट। Then living organisms have more water than inanimate objects. The next question is living organisms have more carbon, oxygen, hydrogen per unit mass than inanimate objects. And the last question option है living organisms have more calcium in them than inanimate. तो देखो, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि दोनों में कुछ कुछ जैसे जगह जैसे सिमिलरिटीज है, वैसे ही कुछ कुछ जगह डिसिमिलरिटीज होंगे कि हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो नॉन लिविंग में ज्यादा मिलेगा, राइट? तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, लेकिन तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको कैल्शियम या फिर सेलेनियम, ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी, राइट? तो पहला ऑप्शन फिर कौन सा हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमल, ठीक है। इसमें तो हमें, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली उनका जो बॉडी होगा, बॉडी के पार्ट्स, दे विल बी मेड अप ऑफ लाइक प्रोटीन्स या फिर बैकबोन, तो जो भी उनमें CO2 है ना, H2, यही मेजर कंपोनेंट है। तो देखो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ही बना है, राइट? बट दैट इन केस ऑफ एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसमें अदर पार्टिकल सेलेनियम वगैरह, है ना, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक की चीजें, ये चीजें आपको अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया। द आंसर इज सी। Next question is many elements are found in living organisms, either free or in the form of compounds. Which of the following is not found in living organisms? इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है ना? बी इट फ्री फॉर्म में, है ना, जैसे कि सिर्फ आयरन फ्री फॉर्म में ना, Fe के फॉर्म में मिले, या फिर कोई बाउंड फॉर्म में है ना, किसी कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे FeCl3, ये सब कैसे हो गए? बाउंड फॉर्म में हो गए। तो ऐसे भी मिल सकता है या फिर ऐसे भी मिल सकता है Fe। तो हमें Fe3 प्लस Fe2 प्लस ये फ्री फॉर्म में, या फिर Fe इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन तो मिल जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो आयरन तो होगा नहीं।
मैग्नीशियम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम होता है, राइट। सोडियम भी हमारे बॉडी में बहुत सी जगह, लाइक आप अगर अपने जाना पता है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें पोटेशियम सोडियम ये सारी चीजें ज्यादा होते हैं, राइट। सो द आंसर इज सिलिकॉन। दो का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट इज amino acids have both an amino group and carboxyl group in their structure. Which of the following is an amino acid? बोला है कि amino acid जो होता है इसमें एक amino group भी होंगे और एक carboxyl group भी होगा। ठीक है। मतलब मान लो ये मैं कार्बन बना रहा हूँ, ये अल्फा कार्बन है, तो इससे एक एमिनो ग्रुप भी पैदा होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये एक वेरिएबल ग्रुप। ये वेरिएबल ग्रुप हर एक अमीनो एसिड में वैरी करता है। ठीक है। तो इनमें से बताइए कि कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इनमें से बताओ कौन सा अमीनो एसिड है। फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइसिन। ग्लिसरॉल, देखो ग्लिसरॉल तो नहीं है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है तो ये होगा नहीं। फॉलिक एसिड एक एसिड है, ये भी नहीं हो रहा है। ग्लाइकोलिक एसिड कम्प्लीटली एसिड, इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा, इसमें तो अमीनो ग्रुप भी नहीं है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी नहीं है, ये भी गलत। इसमें एमिनो ग्रुप नहीं है, ये गलत। इसमें एमिनो ग्रुप नहीं है, गलत। ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइसिन में क्या होता है, इस आर की जगह हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। इनका आंसर हो गया डी। चलो, नेक्स्ट इज an amino acid under certain conditions have both positive and negative charges. एक एमिनो एसिड कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जब उसमें लाइक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है एक ही मॉलिक्यूल में। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे कहते हैं कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे कहते हैं एनायन, राइट। ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है। या फिर मैं आपको एमिनो का फॉर्म लिखता हूँ, तो ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है, राइट। बट अगर एक साथ दोनों रह गया कि इसमें NH3 प्लस भी मिल रहा है मुझे और मुझे CO माइनस भी मिल रहा है, तो अब बताओ इसको क्या कहें। दोनों अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो इस टाइप के अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है। इज कॉल्ड एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल में सेम टाइम में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि सेम मॉलिक्यूल कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हाँ वो भी करता है, बट जब वो एक साथ दोनों शो कर रहा है साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज शुगर्स आर टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर जो है बेसिकली दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इस फैक्ट को हम मानते हुए चले, है ना, कि इनका फॉर्मूला ये CH2O इसके मल्टीपल में होगा, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो एक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर इस फॉर्मूला को हम, है ना, माने, देन हेक्सोस देयरफॉर हैव 6 कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हेक्सोस आ रहा है, 6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज यही है, हेक्सोस है एक। ठीक है। तो इनमें से और कौन सा ऐसा हेक्सोस है? तो यार ये देखो, ये कुछ चीजें याद करने वाली होते हैं, है ना। आप केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूलर अगर आप पढ़ते हो तो कुछ बेसिक बेसिक, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम याद करवाया जाता है। जैसे कि आ, कुछ होते हैं जो ट्रायोस होते हैं, कुछ टेट्रोस, कुछ पेंटोस, कुछ हेक्सोस। ट्रायोस, ये सारे नाम कौन से बेसिस पे गिवन है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब 3 कार्बन हो तो हम बोलेंगे ट्रायोस, अगर 4 कार्बन हुए टेट्रोस, अगर 5 कार्बन हुए पेंटोस, 6 कार्बन हुए हेक्सोस। ठीक। तो उसी के बेसिस पे अगर देखें तो जैसे यहाँ पर राइबोस है, इट्स अ पेंटोस कार्बन क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। ठीक है। राइबोलोस भी सेम, एरिथ्रोस भी सेम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? दैट इज फ्रुक्टोस। दिस इज द 6 कार्बन हेक्सोस मॉलिक्यूल। ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू टेक सेल्स और टिश्यू पीसेस, तो मान लो कोई सेल ले लिया एंड उसके बाद एक मोटर पेस्टल पेस्टल लेके आपने उसमें उसको ग्राइंड किया। ठीक है। ग्राइंड करने के बाद क्या किया?
All the small biomolecules dissolved in the acid, proteins, polysaccharides, nucleic acids are insoluble in mineral acid. तो जो एसिड होता है, प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं मिनरल एसिड में। मिनरल एसिड मतलब जैसे HCl हो गया, है ना, H2SO4, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं। इन मिनरल एसिड्स में ये इनसॉल्युबल है, तो ये लोग नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे सॉल्युबल कंपोनेंट्स, है ना, जैसे कि मान लो एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, है ना, कुछ स्मॉल स्मॉल शुगर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एसिड सॉल्युबल पूल में आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर एसिड में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इनसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, एंड कुछ सॉल्युबल वाला पार्ट आपको यहाँ पर सॉल्युबल दिखेगा। अब इसमें अगर मैं फॉस्फेट, ये सब देखो, इतना कहानी लिखा ना, लेकिन अल्टीमेट जो क्वेश्चन है देखो, वो क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में भी। अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वन एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड, वन गेट्स अनदर सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल, उसको क्या कहते हैं? इतना कुछ समझा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं। बस उससे रिलेटेड क्या लिया कि जो अल्टीमेट बायोमोलिक्यूल मिल रहा है वो एसिड सॉल्युबल है। एसिड सॉल्युबल है। अब एसिड सॉल्युबल है, और न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ऐड करूं, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो भी सॉल्युबल है, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट एक राइबोस शुगर, उससे एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। टाइड मतलब तीन मॉलिक्यूल, ऐसे याद कर सकते हो। टाइड मतलब तीन आ गए, ठीक है, तीनों आ गए। कौन कौन से? राइबोस मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एंड अ फॉस्फेट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। हो गया, तो आंसर इज डी। इतना सारे कहानी देकर अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन आपको कितना बेसिक पता है ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के, उसी से सवाल पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड और एसिड soluble pool, इट रिप्रेजेंट्स। मान लो हम किसी भी जब टिश्यू को, है ना, एसिड या फिर एसिड soluble पूल में जब हम होमोजेनाइज करते हैं सब कुछ को, एसिड soluble पूल में आपको जितना कुछ मिल रहा है, अगर इन सारी चीजों को मैंने होमोजेनाइज किया, मतलब एक जगह लिया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसमें बेसिकली आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? एसिड soluble पूल में आपको न्यूक्लियोसाइड मिलता है, छोटे छोटे शुगर्स वगैरह मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलता है। तो दीज आर बेसिक कॉम्पोजिशंस दैट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी जो कंपोनेंट है बेसिकली इसी तरह दिखता है ना। अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखोगे, तो उसमें तो बेसिकली आपको लिपिड्स वगैरह मिलेगा, लेकिन लिपिड तो आपको एसिड सॉल्युबल फूड में नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियस भी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन वगैरह वो सब नहीं मिल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी कंपोनेंट्स हैं, लार्ज प्रोटीन्स वगैरह वो सब, या फिर उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड, वो सब नहीं मिल रहा है। तो द कंपोनेंट अल्टीमेटली वेरी सिमिलर और रिप्रेजेंट टू साइटोप्लाज्म। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट abundant component of living organism is। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे abundant component का नाम बताओ। तो वो हो जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर कितना मिलता है? अगर आपको याद है तो एक बॉक्स था, वाटर इज 70 to 90%, है ना। प्रोटीन, इट इज 10 to 15%। न्यूक्लिक एसिड उसके बाद होता है 5 to 7, ठीक है। हमने ऐसे याद करके प्रोटीन, प्रोटीन 10 से 15, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक में देखोगे तो न्यूक्लिक में 7 है, एसिड में 5 वर्ड्स, तो 5 to 7, ठीक है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, सी, सी कौन सा वर्ड है? ABC, तो ये हो गया 3% कार्बोहाइड्रेट। फिर आ गया लिपिड्स, आयोन्स, 3 2 1, ऐसे याद किया, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं, कभी आज जैसे मोस्ट अबंडेंट पूछ लेते, ये वाटर हो गया, ठीक है। आपसे कभी पूछेंगे वाटर का पंप कितना मिलता है, ऐसे मैच द कॉलम पूछेंगे, प्रोटीन का कितना होता है, न्यूक्लिक एसिड का कितना होता है, ठीक है, शुगर का, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का कितना हो गया, न्यूक्लिक एसिड का कितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A homopolymer has only one type of building block called as monomer, repeated n number of times. अब एक heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins of heteropolymer usually meet out. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में बेसिकली आपको कुछ चीजें सिखाया जा रहा है कि होमोपोलीमर हम उन्हें कहेंगे जिनमें मोनोमर सेम मोनोमर मिलेगा आपको। अगर एक ही टाइप का मोनोमर है ना, तो उसे हम कहते हैं होमोपोलीमर। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे ग्लूकोज है ना, सेम ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं स्टार्च, तो एक होमोपोलीमर हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते, क्योंकि उसका जो आर ग्रुप होता है वो वेरी करते हैं, राइट। तो अगर इस आर ग्रुप के बेसिस पे देखो तो हर एक अमीनो एसिड डिफरेंट है। ग्लाइसिन से ग्लूटामिक एसिड अलग है, लाइसिन अलग है, ल्यूसिन अलग है, हर कोई अलग है, राइट, बेस्ड ऑन दिस आर आर ग्रुप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो क्योंकि ये सब के सब अलग है, तो अगर ये लोग मिलके कोई पॉलीमर बनाते तो उसमें तो सारे के सारे मोनोमर जो हुए, हर एक अमीनो एसिड डिफरेंट है, सिमिलर तो होंगे नहीं। अब ऐसा आपको कोई भी प्रोटीन नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ सेम टाइम के अमीनो एसिड आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको अमीनो एसिड मिलेंगे, राइट। तो प्रोटीन आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर ऑफ व्हाट? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। और तो अगर हेट्रोपॉलीमर है तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो द आंसर गोस टू, अब मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, लेकिन कितने सारे? अब बताओ कितने सारे पॉसिबल अमीनो एसिड हमने बताया था आर ग्रुप के बेस पे? वो थे 20 टाइप्स के, राइट। तो टोटल 20 टाइप्स के मोनोमर मेरे पास पॉसिबल है। तो द आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर, ठीक है। देखो सब क्वेश्चन को समझो फिर से। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम होमोपॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें सेम टाइप के मोनोमर मिलता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो मोनोमर है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोटीन्स देर आर मोनोमर्स। कौन है मोनोमर? एमिनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? 20 टाइप्स। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप वेरी करता है, तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पॉसिबल है, और यही इसका मोनोमर है। तो ये मिलके अगर बनाएगा, है ना, तो दैट विल बी हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि उसमें हर एक मोनोमर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि 20, मान लो एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 100 ब्लॉक्स है, उसमें से मान लो कोई एक अमीनो एसिड 40 प्रेजेंट है, कोई 30% है, कोई 10, कोई 2, कोई एक, ऐसे रैंडम कैसे हो सकते हैं? बट पॉसिबिलिटी तो है ना, हर एक मोनोमर का डिफरेंट का। सो दैट इज, आंसर इज 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, proteins perform many physiological functions. For example, some function as enzymes. कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं। तो इनमें से ऐसा एक फंक्शन, which one of the following represent an additional function? इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन है, बताओ। प्रोटीन एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है? नो। प्रोटीन पिगमेंट्स की तरह? नो, दिस आर अदर मॉलिक्यूल्स, राइट। हॉर्मोन्स, हाँ, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन हो गया। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज नथिंग बट बायोकेमिकल दैट, जो बॉडी के कोई पार्ट सिंथेसिस करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे, और वो किसी एक टारगेट ऑर्गन पे जाके काम एक्ट करता है एंड शोज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इंसुलिन भी ऐसा ही करता है ना। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन हार्मोन्स प्रेजेंट है। हार्मोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, हर किसी का एक्ट करने का तरीका अलग है, ओके। बट प्रोटीन का एक फंक्शन ऑफ हार्मोन भी बोल सकते हैं। आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट इज, ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर। ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब सिमिलर टाइप के मोनोमर आपको मिलेंगे। तो इसका बताओ मोनोमर क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ, ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ, ग्लाइकोजन किसका, पहले समझो ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका जो मोनोमर होगा वो बेसिकली कोई कार्बोहाइड्रेट ही होगा, राइट। तो राइबोस, तो अमीनो एसिड तो पहले ही हट गया, ऑप्शन है राइबोस, कैरेक्टर्स, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है।
बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब कुछ सब किसका होमोपोलीमर है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ENDs एंड्स इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। मतलब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का जो एंड है, जितने भी एंड्स है ना, इन सारे एंड्स के नंबर क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ एंड्स इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। जितने सारे ब्रांचेस है, मान लो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, चार ब्रांच तो इसमें कितने सारे एंड हो गए? ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के जितने भी आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे उसका एंड डिसाइड नहीं होता। एंड कैसे डिसाइड होता है? इसके पास दो एंड होता है, इधर द राइट एंड और द लेफ्ट एंड। और हम इसे कह सकते हैं, राइट एंड को हम कह सकते हैं आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड, एंड लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब इसमें ऐसा एक एल्डिहाइड या फिर कार्बाइल ग्रुप है जो क्या कर सकता है, सी, जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स है ना, सी यू को Cu2 प्लस कर सकता है, सॉरी Cu2 प्लस को Cu प्लस कर सकता है। तो इसका राइट एंड में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, लेकिन जो लेफ्ट एंड है उसमें ऑलमोस्ट वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इधर द ग्रुप इज नॉट, जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री नहीं है ना, वो किसी और के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो दैट इज मे बी अ पॉसिबल रीजन। तो हर एक ग्लाइकोजन में कितने एंड्स होते हैं? दैट इज 2। ये ब्रांचिंग पॉइंट्स देख के आपको कंफ्यूज करने के लिए है। बेसिकली इट इज 2। whether it has 4 branches, 10 branches, 11 branches, doesn't matter। एंड दो है, एक राइट एंड एक लेफ्ट एंड, या फिर आप बोल सकते हैं एक रिड्यूसिंग एंड और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज। प्रोटीन मॉलिक्यूल के प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास कितने एंड्स होते हैं? सो जिसका भी ऐसा ही है, इसका दो एंड्स होंगे, और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिला के प्रोटीन में। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या? बस अमीनो एसिड्स चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जिसका दो एंड होगा, एक होगा एन टर्मिनल और एक होगा सी टर्मिनल। क्योंकि आपको पता है, अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, सो इट्स नथिंग बट लाइक दिस, C O माइनस टू H R। ऐसे होता है right? तो देखो, एक एंड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एक एंड में तो ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्मिनल को हम क्या कहेंगे? एन टर्मिनल। तो ये वाला हो गया एन टर्मिनल। और लास्ट में C ग्रुप रहेगा, है ना। इसके साथ और एक अमीनो एसिड बॉन्ड करेगा, इसके साथ और एक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे राइट। जुड़ते 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 अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल आएगा, अल्टीमेट जो मॉलिक्यूल आएगा उसमें भी ऐसा ही होगा, CR H। और उसके बाद क्या रह जाएगा? C। तो ये क्या होगा? सी टर्मिनल। तो इसके पास दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एक है एन टर्मिनल और एक है सी टर्मिनल। ऑप्शन हो गया ए। लास्ट MCQ क्वेश्चन है कि एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट वो है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाए तो हम इसे कहते हैं बायोकैटालिस्ट, राइट। इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राउंड स्टेट है, उससे उसको उसकी ट्रांजिशनल स्टेट ले जाने में। ट्रांजिशन इज द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। इतने में ले जाने में जितना एनर्जी हमें ऐड करना पड़ा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही एंजाइम क्या करता है? लोअर करता है। ठीक है। सो मेनी फिजियोकेमिकल प्रोसेस आर एंजाइम्स मीडिएटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एंजाइम? इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल रिएक्शन है जो एंजाइम मीडिएट नहीं है? पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन देखो, डिसॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर। CO2 वाटर में डिसॉल्व होना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो इसमें एंजाइम एक्ट करेगा ही नहीं। दिस वन विल बी द आंसर। बाकी क्वेश्चन में देख लो, अनट्विनिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, DNA के दो अलग स्ट्रैंड्स को तोड़ना है, इसमें
ऑब्वियसली ये इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें एंजाइम लगता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाँ सुक्रोज को तोड़ने में आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन जिसमें आपको एंजाइम की जरूरत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट इज डिसॉल्विंग CO2 इन वाटर, बिकॉज दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ये कोई रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन है ही नहीं कि जिसमें एंजाइम चाहिए। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ये। चलो, these are all about the MCQs. Now, next question is, medicines are either man-made or they are obtained from living organisms, है ना? जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल, है ना? हेंस आर लेटर आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। देखो, कुछ होते हैं जो मैन मेड होता है, सिंथेटिक, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेसिस किया गया, सिंथेटिक। और कुछ होते हैं जो हमें नेचुरली मिलता है ना, किसी प्लांट के पास, किसी एनिमल के पास, किसी बैक्टीरिया के पास, so they are called natural products. समटाइम नेचुरल प्रोडक्ट्स आर केमिकली ऑल्टर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये जो नेचुरली मिलता है हमें, वो थोड़ा टॉक्सिक होता है ना, थोड़ा अनप्रोसेस्ड होता है, तो उसे हम प्रोसेस करते हैं। कुछ टॉक्सिसिटी हुआ तो टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए, है ना, साइड इफेक्ट्स को घटाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर नेचुरली प्रोडक्ट दिया गया, नेचुरल प्रोडक्ट जैसे पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, विटामिन सी, ग्रोथ हार्मोन। इनसे हम जो सिंथेटिक केमिकल बना रहे हैं या फिर इसको प्रोसेस करके हम जो प्रोड्यूस करते हैं, उसका हमें एग्जाम्पल मतलब ऐसा लिखना है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि वेदर इट इज अ नेचुरल, तो क्या बोला, राइट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियली ऑब्टेन्ड एज अ, अच्छा अच्छा, वो सॉरी, बोला गया कि वेदर इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये हमें नेचुरली किसी प्लांट या बैक्टीरिया में मिला, या फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, या फिर हमने इसको सिंथेसिस किया, सो दैट इज सिंथेटिक। तो पेनिसिलिन हमें नेचुरली मिलता है, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, वी कैन राइट इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। सल्फोनामाइड, ये हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इट्स अ सिंथेटिक मॉलिक्यूल, सिंथेटिक केमिकल। विटामिन सी, इट्स ऑब्वियसली विटामिन है, और ये प्रोड्यूस हो सकता है ह्यूमन बॉडी या फिर बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल प्रोडक्ट। ग्रोथ हार्मोन भी हार्मोन है, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, सो इट्स ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर यार, बस आपको जो पूछा गया वही लिख दो। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट केमिकल बॉन्ड among ester bond, glycosidic bond, peptide bond, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका जो लाइक ये कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, है ना, वेदर इट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और वेदर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, वेदर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है इसमें लिखना है ना, जो इन मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलता है। पॉलीसेकेराइड में हमें क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। एक मोनोसेकेराइड जब दूसरे मोनोसेकेराइड से बाइंड करता है, तो वो कौन से बॉन्ड से बाइंड करता है? दैट इज ग्लाइकोसाइड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड करता है प्रोटीन में, कौन से बॉन्ड कहते हैं उसे? दैट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। फैट, फैट में आपको कौन से टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है? फैट में आपको देखने को मिलता है सी, ऐसे बॉन्ड देखने को मिलता है ना, सी एक अल्कोहल के साथ एक एसिड का बॉन्ड होता है, OH, जिसमें से पानी निकल जाता है, राइट, एंड बनता है COH, ऐसे बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड्स को हम कहते हैं स्टार बॉन्ड। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सारे बॉन्ड्स के नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्यों इसे स्टार बॉन्ड कहते हैं, है ना। बायो में ये सब चीजें इतना जल्दी होता नहीं है। वाटर, वाटर में कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है? H और OH। सो दिस इज, ये बॉन्ड जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, समझो, ये वाला केमिकल बॉन्ड ही है, H OH। बट एक वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे एक, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन है, एक वाटर मॉलिक्यूल के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वो वाला है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, H OH ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्ड से जुड़ा है, अटैच होता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ एनी अमीनो एसिड। कोई एक अमीनो एसिड का नाम बताओ, सबसे सिंपल वाला ही बता देते हैं, दैट इज ग्लाइसिन। एक शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट,
कौन होता है शुगर? राइबोस एक शुगर है, लिख दिया। एक न्यूक्लियोटाइड का नाम बताओ। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें राइबोस भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, नाइट्रोजन बेस भी होगा, राइट? ऐसा एग्जांपल तो हम लेते हैं कि जिसमें नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है और राइबोस शुगर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटिडाइलिक एसिड। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। फैटी एसिड का नाम बताओ एक। फैटी एसिड बहुत से पॉसिबल है, कोई भी लिख दो। मोस्ट कॉमन लिख देता हूँ, एराक्टिनिक एसिड। एराक्टोनिक एसिड, इसमें क्या होता है? इसमें एक ग्लिसरॉल होता है, तो उसमें 20 कार्बन का फैटी एसिड होता है। ठीक है, ये हो गया एराक्टिनिक एसिड। चलो, हो गया डालो। अब बोला है कि रिएक्शन गिवन बिलो, इसमें एक ए रिड्यूस्ड और ए डैश ऑक्सीडाइज्ड। अब इन ये रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेस के प्रेजेंस में। यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब इसमें क्या होगा? किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा। तो ये वाला रिड्यूस्ड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा? ए ऑक्सीडाइज। और ए डैश का क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो ए डैश बन जाएगा रिड्यूस। बस है, जो ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस करना था, और जो रिड्यूस्ड है उसको ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, राइट? रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम कोफैक्टर्स? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर है, तो हम बस सिंपल एक वर्ड में बताते हैं। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड होता है। और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली सम मेटल आयंस। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, कोफैक्टर्स आर मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और ये इतने भी टाइटली अटैच नहीं होते। ठीक है, लेकिन वहीं पे पोस्टेरिक ग्रुप ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और ये टाइटली अटैच होंगे। ठीक है, एंड ये सब जो कोफैक्टर, पोस्टेरिक ग्रुप, ये सब कुछ क्या है? दीज आर ऑल कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स मतलब ये लोग मेन एंजाइम नहीं है, प्रोटीन वाला पार्ट नहीं है एंजाइम का। एंजाइम तो मेनली प्रोटीन से बना होता है, राइट? एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट है, और उसके साथ एक कोएंजाइम, ये दोनों मिला के एक फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। ठीक है, समझे? मतलब एंजाइम के स्ट्रक्चर में इसका ऐसा कुछ है नहीं, बट इसके बगैर एंजाइम अपना बायोकेमिकल फंक्शन शो नहीं कर पा रहा। इधर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा, या फिर सबस्ट्रेट कैटलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, सो दीज आर कोएंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लाइसिन एंड एलानिन आर डिफरेंट with respect to one substituent on the alpha carbon। इनमें कॉमन सब्स्टिट्यूएंट क्या है? देखो, मैंने पहले भी बोला था कि जो एमिनो एसिड होता है, इसके अल्फा कार्बन में आपको सिमिलरिटीज दिखेंगे। एक कार्बोक्सिल ग्रुप कॉमन होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉमन होगा, हाइड्रोजन कॉमन होगा, एक एमिनो ग्रुप कॉमन होगा, और ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करता है। ग्लाइसिन में ये होता है हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लाइसिन, एंड एलानिन के केस में ये क्या होता है? मिथाइल ग्रुप इन केस ऑफ कार्बन। तो अब बताओ, ये डिफरेंस हो गया एक सब्स्टिट्यूट का, लेकिन तुम्हें पूछा कॉमन सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम। तो कॉमन सब्स्टिट्यूट क्या क्या है यहाँ पर? दैट आर दिस ग्रुप्स नहीं, रुको। बोला कि ग्लाइसिन और एलानिन में एक डिफरेंस है, जैसे हाइड्रोजन और इसमें। तो बोला है कि कॉमन सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स क्या क्या है। अच्छा हाँ, देखो, तो कॉमन सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप मतलब इस आर की बात करें तो क्या क्या कॉमन आर ग्रुप हमें देखने को मिलता है, वही बताया। अच्छा, तो कॉमन आर ग्रुप्स आर either हाइड्रोजन ग्रुप that is seen in glycine, or it's a methyl group that is seen in alanine. It may be a hydroxy methyl group that is seen in case of a serine। ठीक है, these are some of the examples। तो ये हो गया इसका आंसर। ये रहा, ये तीनों लिखे ना।
ठीक है, these are common substituent groups. सबस्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब आर आर कॉमनली कौन सा आर में देखने को मिलता है, यही सब। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सब पॉलीसैकेराइड्स है, राइट। तो इनमें से अप्रोप्रिएट, तो इनमें से कौन सा स्टार्च है, कौन सा सेलुलोज है, कौन सा ग्लाइकोजन, आपको बताना है। कॉटन फाइबर, कॉटन कहाँ मिलता है, प्लांट में। और प्लांट में जो उसका फाइबर टाइप का मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन मतलब आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन से बना होता है, काइटिन से, राइट। लीवर, लीवर का स्टोर फॉर्म क्या होगा, एनिमल में क्या स्टोर होता है, फूड, दैट इज ग्लाइकोजन, आपने पढ़ा भी होगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लीवर में जाके, है ना। और पोटैटो में क्या होता है, प्लांट का स्टोरेज फॉर्म, वो कौन सा है, दैट इज स्टार्च। तो ये हो गए आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन देखो, शॉर्ट में थोड़ा हमें एलाबोरेट करके डिस्कशन करना होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स मेनली दे आर प्रोटीन ऑब्वियसली, है ना। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते, जैसे राइबोजाइम हो गया, है, उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जैसे एग्जांपल है आरएनएस, ठीक है, आरएनएस ये प्रोटीन नहीं होते, आरएनएस याद रखना है, ठीक है। So, proteins are long chains of amino acids linked to each other by peptide bond. Amino acids have many functional groups in their structure. Functional groups are many of them at least ionizable. उनमें से ionizable भी होते हैं, जैसे वो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया तो कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर एमिनो ग्रुप हो गया तो एमिनो ग्रुप, है ना। ठीक है, as they are weak acids or weak bases in chemical nature, this ionization is influenced by pH. For many enzymes, activity is influenced by surrounding pH. दिस इज डिपिक्टेड इन द कार्व बिलो। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, इस पेज में आपको दिख रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी एक पर्टिकुलर पेज में सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो इस पेज को हम कहते हैं ऑप्टिमम पेज, है ना। और इसके अगर तुम इधर देखो, इससे कम पेज में भी एंजाइम की एक्टिविटी कम है, और ज्यादा पेज में भी एंजाइम की एक्टिविटी कम है। तो ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि अमीनो एसिड्स, देखो अब जो, मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, मैं आपको एंजाइम का ऐसे ही बता रहा हूँ, ये स्कीमेटिक डायग्राम, मान लो एक एंजाइम ऐसा है, ये रहा इसका एक्टिव साइट। तो इस बेसिकली इस एक्टिव साइट में क्या होता है ना, एमिनो एसिड्स होते हैं। इन दिस एमिनो एसिड्स आर रिच इन H+, H+, सॉरी, दिस आर रिच इन चार्ज, मतलब जो, अब अगर आप ध्यान जब फर्दर स्टडीज करोगे तो आप देखोगे कि एक्टिव साइट में ना दे कैटालाइज यूजिंग सम चार्ज, है ना, इसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, कुछ नेगेटिव, ऐसे चार्ज आयंस होते हैं एक्टिव साइट में, जिसके वजह से ये लोग क्या करते हैं, कैटालिसिस करते हैं इस चार्ज की वजह से। अब तुमने अगर पीएच चेंज किया, इफ यू चेंज पीएच दैट मींस यू आर चेंजिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब तुम इस चार्ज को यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, राइट। तो वेरिएशन इन द पीएच कैन कॉज वेरिएशन और चेंज इन द चार्ज ऑफ पीएच, change in charge of amino acids that are present in the active site of active site of enzymes. So that's why enzymatic activity vary in changing pH, changing pH from optimal pH, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे एग्जांपल के तौर में, आपको बताऊं, जैसे पेप्सिन एंजाइम 1.5 के पीएच में ऑप्टिमम काम करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह 7.4, है ना। दिस आर सम एग्जांपल्स, ओके। ये वाला हो गया। तो समझ में आया ना कि क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम का जो एक्टिव साइड है, एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो चार्ज रहता है, उसके जो अमीनो एसिड प्रेजेंस होते हैं दे कंटेन चार्ज। अब अगर उनमें चार्ज होगा, है ना, दे आर, लिखा ही है कि दे आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, सो दे हैव चार्ज। अब तुम पीएच चेंज करोगे तो पीएच चेंज होगा तो उसके चार्ज चेंजेस होंगे, चार्जेस चेंज होंगे, उसमें रिपल्शन, अट्रैक्शन, बहुत चीजें होंगे, राइट, बहुत से केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चीजें देखने को मिलेगा।
केमिकल प्रोसेसेस, राइट। सो उसके वजह से एंजाइम की एक्टिविटी में फर्क पड़ता है, एंड दैट कॉजेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब एक ऑप्टिमल पीएच जो होता है उसमें क्या होता है, सारे चार्जेस जो पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, है ना, गुड कॉन्फ़िगरेशन में होता है, दैट्स व्हाई दे शो द मैक्सिमम एक्टिविटी इन द ऑप्टिमल पीएच। इज इट क्लियर? Now the next question is rubber a primary metabolite or a secondary metabolite? इसके बारे में चार सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, चार सेंटेंस लिखते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो हमें प्लांट में ना, जो उनके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड हो गए, दे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बट कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एंजाइम प्लांट के डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं हो रहे, बट वो सब प्रोडक्ट्स हमारे लिए, लाइक बीट कोई पिगमेंट हो गया, रबर वगैरह हो गया, ये सब चीजें हमारे बेनिफिशियरी के हेल्प है, हमें हेल्प करता है, एज वेल एज प्लांट के खुद के भी कुछ अदर प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल है, बेसिक लाइफ के लिए नहीं, कुछ अदर की उसको अट्रैक्ट करना है, बाकी पॉलिनेटर्स को, है ना, उसके लिए उसको कलर चाहिए, तो दैट्स व्हाई पिगमेंट्स, है ना, ये सब चीजें अवेलेबल है वहां पर। तो दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आंसर में अगर हम लिखें तो आंसर क्या होगा कि रबर इज, इट्स अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिकॉज इट हैज, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट मेटाबॉलिक फंक्शन है नहीं, इट हैज अननोन फंक्शन इन प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया कुछ दो वर्ड, तो ऐसे ही हो गया। और दो वर्ड, दो सेंटेंस लिखो इसके बारे में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रबर, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कैसे मिलता है हमें ये? दे वी गॉट दिस एज एक्सुड, राइट, हमें एक्सुड के फॉर्म में मिलता है। और ये रबर क्या होता है, स्टिकी होता है। देन रबर इज यूज्ड फॉर, इसको हम कहाँ से यूज करते हैं, यूज फॉर इरेजर, या फिर बहुत से टायर वगैरह की सिंथेसिसिंग में, है ना, हम इन्हें यूज करते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ रबर। रबर के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइपोथेटिकल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि बेसिकली देखो, प्रोटीन्स के तीन स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर बताया भी गया है। सो प्रोटीन हैज थ्री स्ट्रक्चर्स, राइट, इधर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी भी हम डिस्कस करते हैं। बट हमें यहाँ पर पूछा बस तीन हो गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बताओ। तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं आपसे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट्स अ जस्ट, जो अमीनो एसिड्स है वो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, इट्स बेसिकली शो द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, है ना। एनी चेंज, कोई अगर तुम अमीनो एसिड में चेंज करते हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंजेस, और प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा इंटैक्ट रहता है ना। तुम अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हो, पीएच चेंज करते हो, तो अदर लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इंटैक्ट। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड, हमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस, है ना, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हमें देखने को मिलता है, देन आयोनिक इंटरेक्शंस, ये सब देखने को मिलता है। दो फॉर्म होते हैं इसके, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि इसमें ऐसे हेलिक्स के फॉर्मेट में, और दो हेलिक्स के बीच में, है ना, एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल है, जो ब्रांच मॉलिक्यूल है, उनमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि एक, ये एक ऐसे शीट की तरह,
है ना, शीट की तरह इसमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और टॉकिंग अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का सबसे एक्टिव फॉर्म आप बता सकते हो। ये सारे प्रोटीन इस फॉर्म में एक्टिव होते हैं, बीट एंजाइम वगैरह सब कुछ। तो इसमें क्या है कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसके साथ साथ कुछ अदर बॉन्ड्स भी देखने को मिलता है ना। इसमें फर्दर 3D फोल्डिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया तीन स्टेप्स के बारे में बेसिक डिस्कशन। आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली जो डायग्राम्स है ना उन्हें चिपका के फिर ये लिख दोगे, दिस आर मोर देन एनफ। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड एक्सिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनमें हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आप इसको जस्टिफाई करो। तो यार देखो, न्यूक्लिक एसिड मतलब व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, आप बताओ। न्यूक्लिक एसिड एग्जांपल अगर हमारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। तो ये जो डीएनए या फिर आरएनए है, ये हमेशा एक हेलिक्स के फॉर्म में रहते हैं। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, बीटा है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर। जो आ, एक वाटसन की जो फॉर्मूला दिया, मतलब जो हाइपोथेसिस दिया था, उसके बेसिस पे भी डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स। आरएनए सिंगल हेलिक्स है। तो दिस आर हेलिक्स, मतलब दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब डीएनए जो है, डीएनए बनाता है डबल हेलिक्स और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स। अब क्योंकि हेलिक्स जो हमने मेरे को अभी बताया कि हेलिक्स क्या है, हेलिक्स में क्या होता है, ऐसे ऐसे इसे तो हेलिक्स कहते हैं ना। हेलिक्स इज कंसिडर्ड एज अ क्या, इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिकॉज नॉट ओनली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में हमें कौन से बॉन्ड देखने को मिलता है, एक्सक्यूज मी, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन इस हेलिकल स्ट्रक्चर में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सॉरी, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज इन हेलिक्स। हेलिक्स में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ साथ हमें हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, है ना, अदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ये सब भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज आल्सो अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई वी कैन से द न्यूक्लिक एसिड्स स्टे इन द फॉर्म ऑफ, या फिर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस, दैट इज, एक स्टेटमेंट है कि लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो? तो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो यार, देखो, तो लिविंग स्टेट जो है, अगर मैं लिविंग बोल रहा हूँ, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम आप उठा लो, है ना, तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और वो लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, इसमें हमेशा इन्फ्लक्स हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल का इन्फ्लक्स हो रहा है, इनमें कुछ का एनाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब कुछ बन रहा है तो इन्फ्लक्स, कुछ निकल रहा है कैटाबॉलिज्म होके, तो सम इफ्लक्स इज ऑल्सो गोइंग। तो इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ मेटाबोलाइट्स हमेशा इट्स लाइक कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है ना, कुछ ना कुछ इन्फ्लक्स हो रहा है हमेशा, कुछ ना कुछ बन रहा है इसमें, एंड कुछ आ रहा है, एंड कुछ ना कुछ हमेशा जा भी रहा है। सो ऑलवेज इट इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, फर्दर जस्टिफिकेशन के लिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम में हमें कभी भी इक्विलिब्रियम में वर्क नहीं होता, इक्विलिब्रियम कैन नेवर वर्क। बट लिविंग स्टेट में हमें पता है कि वर्क हमेशा हो रहा है, हीट के फॉर्म में भी हमेशा एनर्जी लॉस हो रहा है, वर्क के कुछ फॉर्म, राइट। सो वी नीड एनर्जी, तो उसके लिए वर्क चाहिए। और इक्विलिब्रियम में वर्क नहीं होता, इक्विलिब्रियम डजंट कैन नॉट परफॉर्म वर्क, सो इट इज ऑलवेज अ नॉन इक्विलिब्रियम। ये दूसरा जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, दो ही हो गया, एक मेटाबॉलिज्म आप बता सकते हो और दूसरा हो गया ये वर्क वाला चीज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, वही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो, लॉन्ग आंसर टाइप में हमें थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, फर्दर मोर वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, formation of enzyme substrate complex, EF complex is the first step in catalyzed reaction.
डिस्क्राइब द अदर स्टेप्स, बाकी के स्टेप्स बताओ इंजन कैटालिसिस रिएक्शन के। ठीक है, सो व्हाट आर द अदर रिएक्शंस, तो पहला स्टेप लिखो, व्हाट आर द अदर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, और है ना, सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एक्टिव साइट, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में, और अकॉर्डिंग अगर हम लाइक इंड्यूस फीड मॉडल को लेके चले, तो एक्टिव साइट जब सबस्ट्रेट आता है, तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग causes some fitting changes, है ना, it alter the shape of active site and fit more tightly, और टाइटली से फिट हो जाएगा, ताकि क्या हो जाए, सबस्ट्रेट और एंजाइम एकदम प्रॉक्सिमिटी में आ जाए, है ना। नाउ दिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो सबस्ट्रेट में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ेगा, एंड क्या बनाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को। ओके, तो क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से कन्वर्ट हो गया ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी रिलीज, एंड एंजाइम ये फिर से फ्री हो गया टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट फॉर नेक्स्ट। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से अब क्या हो गया, एंजाइम प्लस, यहाँ पर था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बॉन्ड। दिस आर द फोर स्टेप्स ऑफ एंजाइम सब्स्टिट्यूशन। आप ड्रॉ कर सकते हो कि पहले एक एंजाइम था, सबस्ट्रेट आया, बाइंड करके बनाया, that is एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कन्वर्ट हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, अल्टीमेटली प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक है, दिस आर द फोर स्टेप्स ऑफ द कैटालिसिस रिएक्शन डन बाय एंजाइम। ठीक है, अब दिस इज बेसिकली क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के क्लासेस के नाम बताओ। तो talking about this, enzyme contains बहुत सारे क्लासेस है, बट मैं बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, these आर ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसमें हेल्प कर रहा है, ट्रांसफरेज जो कुछ कोई मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करवाए। ठीक है, there is हाइड्रोलिस, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल का, है ना, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोलिस। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर के मदद से, है ना, कोई बॉन्ड को तोड़ना, सीसी बॉन्ड इसको वाटर के मदद से आपको तोड़ना है, सीएन बॉन्ड आपको तोड़ना है, ये सब हाइड्रोलिस हो गए। लाइसेस कुछ हो गए, आइसोमरेस वगैरह, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल दोनों आइसोमर में बदलते हैं, है ना। एंड देयर इज लाइगेस, जो लाइगेशन में हेल्प करता है, दो मॉलिक्यूल्स को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, राइट, द लाइगेस। ओके, अब दो एग्जांपल भी बताने को होता है, तो हम दो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हो गया ऑक्सीडेटिव, जो एक बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक ए ऑक्सीडाइज और ए डैश रिड्यूस है, ऑक्सीडोरिडक्शन इंजन काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन, तो ये बन गया ए रिड्यूस्ड प्लस ए डैश ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं हाइड्रोलिस। इसमें क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वाटर के मदद से हम उसको बॉन्ड, उसके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, राइट। तो सुक्रोज है, सुक्रोज को हाइड्रोलिस के प्रेजेंस में हम अगर तोड़े, तो इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये पर। ठीक है, आप पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे तोड़ सकते हो, दो अलग अलग एमिनो एसिड्स में टूट जाए, ऐसे ही दिस आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दिस आर सम ऑफ द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स एंड वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स एक्सिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ, है ना, अभी बताया ना हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब बताइए कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, उसको डिस्क्राइब करो। चलो ये बताओ। तो वाटसन एंड क्रिक बताता है कि डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है,
पहला हो गया ये। दूसरा होगा कि जो इसका बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट से बनता है। ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेस है ना, वो इनर साइड में प्रेजेंट है, लाइक दिस आर द नाइट्रोजन बेसिस, तो इनर साइड में प्रेजेंट है। और ये जो बैकबोन है कौन बना रहा है, दैट इज शुगर फॉस्फेट, इनर साइड फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर नाइट्रोजन बेस, राइट। और नाइट्रोजन बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इधर इट इज टू और थ्री, टू बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन, दिस इज स्ट्रॉन्ग। ओके। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड अल्टीमेटली आपको, एंड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे प्रेजेंस है, उसके साथ ना हमें एक ऐसे डिग्री के भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हर एक स्टेप में। ये एक नाइट्रोजन बेस दूसरे बेस, इन हर एक स्टेप में हमें कुछ चेंजेस इन द डिग्री भी देखने को मिलता है, इन डिग्री के भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये भी फर्दर स्टेबिलिटी में हेल्प कर। तो दिस आर ऑल अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, हो गया। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अ न्यूक्लियोसाइड? टॉकिंग अबाउट दिस, न्यूक्लियोटाइड में हमें राइबोस प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस ग्रुप मिल जाता है। न्यूक्लियोसाइड में हमें राइबोस प्लस न्यूक्लिक एसिड तो था लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। एग्जांपल बताओ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ राइबोस प्लस एडिनिन, तो ये बन गया एडिनो सॉरी, राइबोस प्लस एडिनिन, तो ये बना एडिनोसिन। अब इसमें अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एडिनोलिक एसिड। सेम एग्जांपल, राइबोस प्लस साइटोसिन, तो ये बनाएगा साइटिडीन। और वही राइबोस प्लस साइटोसिन प्लस फॉस्फेट तो बन जाएगा साइटिड। दिस इज द डिफरेंस। इसमें तीन मॉलिक्यूल है, इसमें दो, राइबोस और नाइट्रोजन बेस। इसमें एक फॉस्फेट बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंस होता है ना। इसमें सिर्फ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें फॉस्फोस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिलता है क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड बाइंड करता है। इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है सिर्फ, इसमें फॉस्फोस्टर प्लस एन ग्लाइकोसिडिक। ठीक है। दीज आर एनर्जी मीडिएटिंग कंपाउंड्स, एनर्जी मीडिएटिंग कंपाउंड्स लाइक एटीपी वगैरह, यूडीपी, सब कुछ इसी फॉर्म में होता है, राइट। इसका ऐसा कोई फंक्शन है नहीं। तो दिस आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस you can talk. Then, and the last is describe various forms of lipid. लिपिड के वेरियस फॉर्म्स को डिस्क्राइब कर, तो आप इन्हें ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि either they are simple lipids, lipids मैं डिस्कस कर रहा हूँ lipids, either they are simple lipids or they are compound lipids. Simple lipid, compound lipids and its derivatives, ये एक ग्रुप में आ रहे हैं। सिंपल लिपिड्स को नेक्स्ट वाला। सिंपल लिपिड्स कौन कौन से हैं? जो स्टार ऑफ, जो बस बेसिकली फैट का स्टार है, स्टार्स ऑफ फैट। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल, ओआक्स वगैरह, ये सब फैट, ये हो गया सिंपल। कंपाउंड लिपिड कौन होंगे? जिसमें एक एडिशनल ग्रुप भी होगा, इसमें एक एडिशनल ग्रुप होगा, एडिशनल ग्रुप अदर अदर देन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में आपको और ग्रुप देखने को मिलता है ना। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर में आप बता सकते हो फॉस्फोलिपिड्स, इसमें एडिशनल ग्रुप क्या है, फॉस्फो। ग्लाइकोलिपिड्स, एडिशनल ग्रुप के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ठीक है। और उसी के साथ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, ये हो जाएगा कंपाउंड लिपिड का डेरिवेटिव्स हो गया। एग्जांपल कोलेस्टेरॉल, है ना, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये हो गए लिपिड्स और उसके साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। एग्जांपल के क्वेश्चन देखो, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं, अगर आपको थ्योरी बेसिकली आता है ना, थ्योरी बेसिक थ्योरीज आता है,
तो लिपिड की मैंने जैसे बेसिक ही बताया, सिंपल लिपिड, कॉम्पाउंड लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या डिफरेंस आप खुद से बता सकते हो, है ना। एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बोर्ड्स में ज्यादा है ना। और आपको कैसे क्वेश्चंस नीट वगैरह में मिलेगा उसका बेसिक आइडिया तो आपको एमसीक्यू से पता चल ही गया है, ठीक है। एमसीक्यू में आपको बहुत तरीके से आप कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, है ना। एंड जब आप क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी को रीड करते हो तो पता भी चलता है कि यार कौन से पार्ट को रीड करना है, कौन से पार्ट ऐसे हैं जो मुझे स्किप करना है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।